हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा में, और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ मैं। देखिए, ये जो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ये ऐसा ना सोचें आप कि केवल इंटर या फर्स्ट ईयर या किसी क्लास के लिए ही कंपलसरी है। आप अगर किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर इसके वीडियो को लगातार देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसमें से आप मिल जाएंगे आपको। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है सीमांत वेग, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये सीमांत वेग के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आप अगर जीटीए पॉलिटेक्निक के कंपटीशन में बैठते हैं, आप अगर टेट सुपर टेट के कंपटीशन में बैठते हैं या फिर और किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन काम में आ जाते हैं, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो ओनली फॉर इंटर या ट्वेल्थ के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है। ठीक है, ये सारे लोगों के काम में आ सकती हैं, बशर्ते आप उसको गौर से देखें। कई सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो आपको इसमें मिलेंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे पॉइंटों पे ज़्यादा इसका फोकस दूँ। ओके, तो आज हम जिस टॉपिक को लेके यहाँ पे उपस्थित हैं वो हमारा जो टॉपिक है सीमांत वेग, जो कि हम अभी लिक्विड ही पढ़ रहे हैं, तरल पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो उसी में सीमांत वेग आ गया। और कल हमने ये पढ़ा था स्टोक्स का नियम, तो उस पिछले वाला जो वीडियो था उसमें पढ़ा था स्टोक्स का नियम। तो स्टोक्स का नियम ये कहता है कि जब कोई गोली किसी द्रव में गिरती है तो उस गोली पर दो बल लगते हैं, एक नीचे की ओर जो गोली का भार होता है और एक ऊपर की ओर जो उत्प्लावन बल होता है। ओके, वो था स्टोक्स का नियम। आज हम बात करते हैं सीमांत वेग की। थोड़ा सा वैसे ही है जैसे इसका नाम पता लग रहा है, सीमांत वेग। सीमांत का मतलब होता है एक सीमा तक का वेग। ओके, यहाँ से पता लग रहा है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब लास्ट पॉइंट, अंतिम वेग भी इसको कह सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग या अंतिम वेग भी इसको कह सकते हैं। इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बर्तन लिया हुआ है, ये एक बर्तन है। ओके, ये कोई भी एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर द्रव भरा हुआ है। ये है द्रव के कण। ओके, इस वाले पेन से बनाऊं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। ये कोई द्रव है और द्रव के अंदर ये बर्तन है, और बर्तन के अंदर क्या है, ये द्रव जो है ये भरा हुआ है। ओके, इस तरीके से। अब होगा क्या, हमने इसमें एक गोली ऊपर से डालेंगे, तो जब गोली को हम ऊपर से इसमें डालेंगे तो गोली का भार है mg। गोली अपने भार के कारण पृथ्वी, जिस चीज में भार होता है उसको पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण जी से खींचती है अपनी ओर को। तो ये क्या करेगी, गोली को पृथ्वी नीचे की ओर खींचेगी। ये मानो गोली है और ये धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। तो जिस बर्तन में हमने गोली डाली थी ये क्या है, गोली। ओके, किसी भी धातु की गोली हो सकती है। जब हम क्या करते हैं, इस गोली को इस द्रव में डालते हैं, ये द्रव भरा हुआ है इसके अंदर, बर्तन के अंदर, तो द्रव के कण इस गोली के संपर्क में आते हैं। ओके, तो आप देखना कभी भी प्रैक्टिकल करके देखना, आप एक बर्तन में द्रव लेना, जो ऐसा बर्तन ट्रांसपेरेंट, कोई शीशे का गिलास वगैरह लेना, उसमें आप द्रव भरना और उसमें ऊपर से कोई गोली जैसी चीज डालना। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ये गोली नीचे को आएगी वैसे गोली के साथ साथ द्रव के कण जो ऐसे ऐसे हैं वो नीचे को गति करने लगते हैं। ओके, ऐसे करके द्रव के कण नीचे को इसके साथ साथ, लेकिन इससे कुछ दूरी पर जो किनारे वाले कण होते हैं, ज़्यादा अगर बड़ा बर्तन है तो ये वाले कण कैसे रहते हैं, अपने पुरानी अवस्था में भी रहते हैं, ब्रह्मावस्था में रुके रहते हैं। ये वाले कण ब्रह्मावस्था में रुके रहेंगे, लेकिन जो कण द्रव के गोली के संपर्क में आएंगे वो क्या करेंगे, ऐसे नीचे को गति करने लगेंगे। उनका वेग गोली के वेग के साथ साथ चलता रहेगा। ओके, अब क्या होगा, जब ये वाले कण गति करेंगे, क्योंकि सारे कण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो धीरे धीरे इस पूरे द्रव में हलचल पैदा हो जाएगी। और जब द्रव के अंदर हलचल पैदा होती है तो मैंने कहा द्रव परतों के रूप में होता है। अब ये दो परतें हैं, पहले तो ये ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी परतें थी, लेकिन जब हमने क्या किया, इसमें ऐसे गोली डालेंगे, कोई चीज डालेंगे ऐसे करके नीचे को, तो क्या होगा, ये कुछ इनकी शेप इस तरह से बननी शुरू हो जाएगी। और जब इस तरह से इनकी शेप बननी शुरू हो गई तो क्या होगा, इनके बीच में पहले तो जो बल था वो नॉर्मली था, मतलब शून्य, नेट बल जो था लगने वाला वो शून्य था। लेकिन गोली डालने के बाद जब इनमें हलचल पैदा हो गई तो इनके बीच में जो घर्षण बल होता है, श्यान बल F, ठीक है, वो पैदा हो गया।
घर्षण बल पैदा हो जाएगा। जब दो परतें आपस में एक दूसरे के ऊपर हिलेंगी डोलेंगी तो उनके बीच क्या बल, कौन सा बल पैदा हो जाएगा? घर्षण बल पैदा हो जाता है। अब इनमें क्या हो गया? घर्षण बल पैदा हो गया। अब जब घर्षण बल पैदा हो गया तो पहले तो इसमें कोई बल नहीं था, तो गोली गिर रही थी और गोली गिरती जा रही थी, इसके साथ साथ द्रव के कणों का वेग भी क्या था? बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब इसमें श्यान बल पैदा हो गया तो ये श्यान बल क्या करेगा? इस गोली के वेग को कम करने की कोशिश करेगा। वो ये सोचेगा कि ये गोली क्या हो, रुक जाए, और धीरे धीरे क्या होगा कि गोली नीचे को गिर रही है, श्यान बल इसको रोकने की कोशिश करेगा। जब श्यान बल इसको रोकने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? ये पहले गिरती रहेगी, इस पर एक बल नीचे की ओर लग रहा है और एक बल क्या होगा? इस श्यान बल, जिसे हम क्या कहेंगे? श्यान बल, वो किधर को लगेगा? ऊपर की ओर, इसकी गति को कम करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? श्यान बल और इसको गोली जो गिर रही है जिस बल के कारण, वो बल, इन दोनों के मान हो जाएंगे बराबर। ये गोली है, इस गोली पर दो बल, ये द्रव के अंदर गिर रही है नीचे की ओर, ओके, तो इस पर कितने बल लग रहे हैं? दो बल। एक क्या लग रहा है? ये नीचे की ओर इसका भार mg काम कर रहा है, जिसके कारण ये नीचे को गति कर रही है। दूसरा इस द्रव का श्यान बल, धीरे धीरे जैसे ये नीचे को जा रही है, गोली पे श्यान बल काम कर रहा है, जो क्या करता है? इसकी गति को कंट्रोल करता है, कम करने की कोशिश करता है, इसको ऊपर को धक्का देता है। इसको मैंने मान लिया F। जिस कंडीशन में F और ये भार, मतलब इसको गोली की गति जिस बल के कारण हो रही है वो बल, और दूसरा इसका जो इसका श्यान बल है वो, इन दोनों बलों का मान जब बराबर बराबर हो जाता है तो गोली क्या करती है? इसका वेग नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और फिर एक नियत वेग से नीचे को गिरती है। उसके बाद ना वेग इसका बढ़ता है और ना घटता है। तो थोड़ा सा सीधे सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। छोटी सी इसकी परिभाषा है, जब कोई भी गोली द्रव से भरे बर्तन में गिरती है तो पहले उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है, और उसके साथ में द्रव का वेग भी क्या हो जाता है? द्रव के कणों का वेग भी बढ़ता है उसके साथ साथ। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि इस गोली का वेग, दूसरा गोली पर लगने वाला बल नीचे की ओर, और श्यान बल, द्रव का जो श्यान बल है, उन दोनों के मान कैसे हो जाते हैं? बराबर बराबर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में नेट बल, इस गोली पे जो नेट बल लगता है, नेट बल का मतलब परिणामी बल, ठीक है, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर गोली का वेग घटता बढ़ता नहीं है, गोली एक निश्चित वेग से नीचे गिरती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? सीमांत वेग। इसकी परिभाषा मैं आपको लिख के भी दिखा सकता हूँ, लिख के बता रहा हूँ, बिल्कुल इसको देख के ही लिखना है। इसकी परिभाषा को, सीमांत वेग की परिभाषा क्या होती है? जब कोई गोली किसी द्रव में गिरती है तो उसके साथ द्रव के कण भी गति करने लगते हैं, जिससे क्या होता है? द्रव के अंदर कौन सा? श्यान बल उत्पन्न हो जाता है, श्यान बल उत्पन्न हो जाता है, ओके। जब श्यान बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि धीरे धीरे गोली के वेग को गोली पर लगने वाले बात चल रही थी किसकी? श्यान बल की। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब कोई गोली किसी द्रव में गिरती है तो उसके साथ द्रव के कण भी गति करने लगते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, ये गोली है, जब द्रव में गिरेगी तो इसके साथ क्या होगी?
गोली के कण गति करने लगेंगे, जिस कारण द्रव के अंदर क्या होता है, श्यान बल उत्पन्न हो जाता है। श्यान बल आप जानते हो द्रव की परतों के बीच लगने वाला क्या होता है, घर्षण बल होता है। अब होता क्या है, जो गोली की गति का विरोध करता है। भाई पहले क्या था, इसमें श्यान बल नहीं था, क्यों, क्योंकि इसकी द्रव के परतों के बीच गति नहीं थी। जब गोली गिरी इसके अंदर तो इसमें हलचल पैदा हो गई, और हलचल पैदा हो गई तो इसमें क्या हुआ, श्यान बल पैदा हो गया। और जब श्यान बल पैदा हो गया तो क्या करने लगा, गोली की गति का विरोध करने लगा। गोली की गति का जब विरोध करेगा, क्या करता है, विरोध करता है, इसका मान गोली के बढ़ते हुए वेग के साथ बढ़ता है। जब जैसे जैसे गोली का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे श्यान बल का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ये विरोधी बल है। श्यान बल क्या करता है, गोली की गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो जैसे जैसे गोली का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे श्यान बल का मतलब विरोधी बल का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे इसको जो ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा। और एक स्थिति में गोली को वेग देने वाले बल के बराबर हो जाता है। तो गोली को वेग कौन दे रहा है, गोली का भार। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ये वाला बल जो ऊपर की ओर लग रहा है और ये वाला बल जो नीचे की ओर लग रहा है, ये दोनों बल कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि F1 बराबर क्या हो जाता है, F2 हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों बल बराबर हो जाते हैं तो गोली एक नियत चाल से नीचे को गिरती है, एक निश्चित चाल से नीचे को गिरती है। उसी निश्चित चाल को हम कहते हैं क्या, सीमांत वेग। आप कभी कबड्डी खेले होंगे, खेले हो नहीं खेले हो, तो उसमें दो गढ़ बनाए जाते हैं, एक उस पार और एक इस पार। तो किसी एक गढ़ से एक व्यक्ति क्या करता है, आता है छूने के लिए दूसरे गढ़ वाले लोगों को। तो जब तक कोई इधर से दूसरे वाले गढ़ से पहले वाले गढ़ में कोई भी व्यक्ति, मतलब इस वाले और दूसरी वाली ओर में कोई व्यक्ति नहीं आता है, तब तक तो ये लोग आराम से खड़े होते हैं, किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। और जैसे ही क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बनाने की कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ये एक रेखा है जो 2 पार्ट है। ये कोई मैदान है, इस मैदान के क्या है, ये क्या है, मैदान, और इस मैदान के 2 हिस्से हैं। ओके, ये एक हिस्सा है और ये एक 2 हिस्से हैं। इसमें भी 6 खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 6 खिलाड़ी, 1 2 3 4 5 6। अभी ये अपने अपने जो इनके लिए एरिया दिया गया है उस एरिया में आराम से खड़े हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है, इस एरिया का एक आदमी इसमें एंटर करता है, इनको पकड़ने की कोशिश, छू के भागने की कोशिश करता है, तभी ये क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और इसको रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ज़्यादा कोशिश करता है वैसे वैसे इधर वाले भी इसको रोकने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। और क्या होता है, या तो छू के भागाएगा या फिर दोनों बराबर बराबर कुश्ती कर लेंगे तो उधर ही पकड़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या होता है, जब तक गोली इसमें नहीं गिरती है तब तक इस पर कोई बल नहीं लगता, लेकिन जैसी गोली इसमें गिर जाती है तो पानी में हलचल पैदा हो जाती है, और हलचल पैदा हो जाएगी तो द्रव के कणों के बीच घर्षण बल पैदा हो जाएगा, और जब घर्षण बल पैदा हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्यान बल। और जब श्यान बल पैदा हो जाएगा तो गोली को नीचे गिरेगी, लेकिन ये ऊपर को धक्का देगा, विरोध करेगा। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि श्यान बल और गोली को जो नीचे धकेल रहा है वो बल, श्यान बल हमने मान लिया F1 और गोली को नीचे धकेल रहा है वो मान लिया F2। ये दोनों बल बराबर बराबर हो जाते हैं। जब दोनों बल बराबर बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में गोली एक निश्चित चाल से नीचे चलती है। अब आपको ये पूरी परिभाषा मिटा के केवल 2 शब्दों में मैं परिभाषा बता रहा हूँ जिसे आपको ध्यान देना है। ये तो ऐसी परिभाषा हो गई जो आप इसके अंदर तक मतलब कि चले जाएंगे और भूलेंगे नहीं जल्दी, अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया। अब मैं केवल एक लाइन की आपको परिभाषा दे रहा हूँ जो आपको याद करनी है और लिखनी है। 2 लाइन की परिभाषा में ही सब कुछ आ जाएगा। देखिए यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ आपको ये परिभाषा। जैसे ये कहा गया था कि गोली, जब कोई गोली स्वतंत्रता पूर्वक किसी द्रव में गिरती है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं, एक विरोधी बल और एक गोली को वेग देने वाला बल। ओके, जब कोई गोली, एक लाइन की परिभाषा है, जब कोई गोली स्वतंत्रता पूर्वक द्रव में गिरती है तो क्या होता है, उस पर गिरती है, उस पर 2 बल कार्य करते हैं, उस पर
दो बल कार्य करते हैं, एक नीचे की ओर, एक नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। जब दोनों बलों के मान कैसे हो जाते हैं, दोनों बलों के मान बराबर हो जाते हैं, हो जाते हैं, तब गोली एक नियत चाल से चलने लगती है, चलने लगती है। इस चाल को ही या इस वेग को ही क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं, सीमांत वेग कहते। ओके, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये अब ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करूंगा, बहुत देर हो गई इसी टॉपिक पे। जब कोई गोली स्वतंत्र पूर्वक किसी द्रव में गिरती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। जब इन दोनों बलों के मान बराबर हो जाते हैं तब गोली एक निश्चित चाल से गिरने लगती है। इस निश्चित चाल को ही क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। बाकी आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट सीमांत वेग के लिए एक सूत्र है। ओके, सीमांत वेग के सूत्र की गणना करेंगे हम लोग। थोड़ा सा टिपिकल है, ये सूख जाता है थोड़ा सा तो सही रहता है। अभी बात करते हैं किसके, सीमांत वेग के सूत्र की। आइए अब बात करते हैं किसके, सीमांत वेग की गणना, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए इसकी गणना करने के लिए देखो स्टोक्स ने पहले बता रखा है और हम पहले जानते हैं क्या, जब गोली नीचे गिरती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। जब दोनों बराबर हो जाते हैं, इसका वेग नीचे की ओर काम करता है, ठीक है, तो जो वेग होता है वो नियत हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। अब बात करते हैं किसकी, इसकी कैलकुलेशन की। तो हमने मान लिया कि इसको देख के लिखना है। माना वी क्या होता है, वेलोसिटी। ओके, और एक बी क्या होता है, वॉल्यूम। माना एक कैपिटल बी बनाऊंगा, एक स्मॉल बी, ध्यान रखना। माना बी आयतन तथा रो घनत्व की कोई गोली क्या है, इस गोली का आयतन बी है। ओके, और घनत्व कितना है, रो। कोई गोली किसमें, सिग्मा घनत्व वाले द्रव में, ये स्मॉल बना दिए, बी वेग से गिर रही है, तो गोली पर दो बल कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं। ये चीज हमने अपने घर से नहीं लिखी है। ओके, कहाँ से लिखी, चित्र को देखकर। ये चित्र बना हुआ है, ये गोली है, गोली पर एक बल नीचे की ओर लग रहा है और एक बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, माना वी आयतन की। ओके, इसका आयतन क्या है, बी, कौन सा, कैपिटल वाला बी। आयतन तथा रो घनत्व, इसका जो घनत्व वो कितना है, रो। ये जो अक्षर लिख रहा हूँ इसको कहते हैं रो। रो, रोना शुरू कर दो ना, रो। तो आयतन तथा रो घनत्व की एक कोई गोली है। ओके, ये गा लिखा हुआ है, गा गोली है, जो गोली सिग्मा घनत्व वाले, ये जिस द्रव में गिर रही है, जिस द्रव के अंदर गिर रही है, ये जो द्रव है, जिस द्रव के अंदर गिर रही है वो द्रव कितना है, इस द्रव का घनत्व कितना है, सिग्मा। सिग्मा घनत्व वाले द्रव में कौन सी वेलोसिटी से, बी वेग से गिर रही है। ओके, तो गोली पर दो बल लगेंगे, दिख रहे हैं चित्र में, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। ठीक, कौन कौन से, पहला बल कौन सा लगता है, पहला बल है नीचे की ओर कार्य करने वाला बल, नीचे की ओर कार्य करने वाला बल। उसका मान क्या होगा भाई, जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, बी। और कल बता ही दिया था, नेट बल, नीचे की ओर कार्य करने वाला नेट बल। जब कल स्टोक्स का वो लिखवाया था सूत्र, उसमें लिखवाया था, आपने पढ़ा होगा स्टोक्स के सूत्र में, बी और रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब बी क्या है, आयतन, और गोली कैसी है, गोल। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब
और रो माइनस सिग्मा इंटू जी। इसको हमने क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या, कौन सा बल लगेगा, श्यान बल। श्यान बल जो किधर को होगा, ऊपर की ओर, जिसकी डायरेक्शन किधर को होगी, ऊपर की ओर होगी। ओके, तो इसका मान कितना होगा, श्यान बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, ऐसा लिखें, ऊपर की ओर लगने वाला बल है, श्यान बल ऊपर की ओर लगने वाला बल, ऐसे लिख दो, लगने वाला बल। तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कौन सा, श्यान बल, ये कितना, 6 पाई ईटा आर बी। ओके, ये एक भी छोटा है। अब हम क्या करेंगे, इसे कहते हैं समीकरण नंबर 2। अब चूंकि सीमांत वेग की जब घटना होती है तो उसमें ये दोनों बल कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सीमांत, उल्टा लिखा जाता है साला, सीमांत वेग के लिए, भाई सीमांत वेग के लिए क्या होगा, ये दोनों बल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर दो भाई, अपने हाथ का काम है ये तो कर रहे हैं। इसको मिटा दो यार, अब इसका काम नहीं है। ओके, सीमांत वेग तभी तो बनता है जब दो गोली के दोनों बल कैसे हो जाते हैं, बराबर बराबर हो जाते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला है, तभी तो बनता है सीमांत वेग। तो 1 और 2 बराबर कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 पाई ईटा आर बी इक्वल टू, ये है वेग 4/3 पाई आर क्यूब और रो माइनस सिग्मा इंटू जी। कट रहा है ना कुछ, आर क्यूब से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गई, और इसको भी काट दो है, 2 दूनी 4 और 2 3 6, इधर ईटा बचा, 3 ईटा बचेगा, एक बी बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं, और इधर क्या बचा, 2/3 आर स्क्वायर, ये और ये बच गया ये। ओके, हम यहाँ से बी को रोकेंगे, तो ये 2/3 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस, ये आर नहीं है यार, रो है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये इंटू जी, और बट अपॉन में कितना चला जाएगा, 3 ईटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वाला 3 जो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर सिग्मा रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और ये 3 इंटू 3 ईटा, और इसको लास्ट कर दो, तो ये बन के आएगा 2 आर स्क्वायर, सही है ना, अपॉन 9 ईटा और रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये क्या है, नेट वेग है, जिस वेग से कौन सा, ये सीमांत वेग की गणना, ये इतना सीमांत वेग होता है, इस वेग से जो वेग जिस नियत वेग से नीचे गिरेगी वो कितना होगा, ये। ओके, तो इसकी इसमें हम अगर रो का मान हो, इसका मान हो, इसका मान लगा के, ईटा का मान लगा के क्या कर सकते हैं, गोली की त्रिज्या से हम निकाल सकते हैं कि गोली का सीमांत वेग कितना होगा। ओके, अब यहाँ से कुछ चीज़ हमें मिल रही है, और क्या मिली है, देखो क्या मिला है, यहाँ पे ये मिला है, एक बार समझा देना दोबारा से, इसको समझ में नहीं आया हो तो। भाई 2 बल लगे थे, एक कौन सा, ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो जो बल ऊपर की ओर था वो था 6 पाई ईटा आर बी, और जो नीचे की ओर था वो कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। समीकरण 1 और 2 को जब बराबर रखा था। अब ये काटो इसको भी, इन सब में तो पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ आर की 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 3 से 1 कट जाएगा, 2 घात बच जाएगी। यहाँ 4 को काटो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, बाकी सारा ऐसे ही बचा, तो यहाँ पे 3 बच गया, ऐसे लिख लिया, ईटा यहाँ पे ऐसे लिख लिया, बी इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लगा लिया, ऊपर 2 बचा, नीचे 3, आर 3 में से स्क्वायर बच जाएगा, 3 में से 1 कट गया तो 2 बचेंगे, पाई तो खत्म ही हो गया, ये बचा और ये बचा। ओके, अब यहाँ से हमें निकालना क्या था, सीमांत वेग, तो बी को यहीं रोके रखा है, इसको उठा के इसके नीचे पटक दिए ले जाके, तो बी बराबर हो गया 2/3 आर की घात 2 सिग्मा रो सिग्मा माइनस जी, ये नीचे आ गया, इसको अब इसके नीचे ले जाओ इसके गुणा में,
तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और ये समझ में आ गया मुझे। अब एक चीज़ देखें, इसमें ये पूरा का पूरा क्या है, ये और ये भाई नियत होगा, जिस धातु की गोली होगी उसके लिए उसका घनत्व, जिस द्रव होगा उसके लिए नियत होगा, जी नियत होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है, इसको यार और मैं साफ कर दूँ थोड़ा सा। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं मान लूँ क्या, अगर मैं मान लूँ कि 2/9 ईटा और रो माइनस सिग्मा इंटू जी इक्वल टू नियतांक। जब ये नियतांक होते हैं तो हमने पढ़ा था भाई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है, और जब समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो नियतांक चला जाएगा। तो इसमें मैं समानुपाती का चिन्ह लगाऊंगा तो ये हो जाएगा बी समानुपाती आर स्क्वायर। समझने की कोशिश करना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को मैंने मान ली क्या है, ये नियतांक है। तो जब नियतांक है तो क्या होगा, बराबर का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये नियतांक वगैरह ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। जब इसको हटाएंगे हम फिर से बराबर का चिन्ह ये आ जाएगा। ओके, तो इससे ये पता लगता है कि वेग जो है, वेग बी क्या है, गोली का वेग, ये त्रिज्या है आर। आर क्या है, गोली की त्रिज्या। ये तय करती है त्रिज्या की गोली मोटी होगी या पतली होगी। जितनी त्रिज्या कम होगी उतनी गोली छोटी होगी, और जितनी त्रिज्या ज़्यादा होगी रेडियस, उतनी गोली कैसे होगी, मोटी होगी। समझ पा रहे हो, जैसे ये त्रिज्या बड़ी गोली बना लो तो ये त्रिज्या बड़ी होगी, और बड़ी बना लो तो ये त्रिज्या और बड़ी होगी, है ना। तो गोली जितनी बड़ी होगी त्रिज्या उतनी ही बड़ी होगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वेग जो होता है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है। वैसे भी हमें पता है, इनको बताने की जरूरत क्या थी, कैसे, गोली जितनी मोटी होगी उतने ज़्यादा पानी के साथ लगती हुई जाएगी, तो उतना ही पानी उसको ऊपर की ओर ज़्यादा धक्का देगा। तो जैसे जैसे गोली की त्रिज्या बड़ी होती है वैसे वैसे क्या होता है, वेग भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे गोली की त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, गोली की त्रिज्या जब बढ़ेगी तो गोली कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। और गोली की त्रिज्या छोटी होगी तो गोली कैसी होगी, हल्की, छोटी हो जाएगी, तो उस पर लगने वाला श्यान बल कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ से पता लगता है कि जितनी त्रिज्या ज़्यादा होगी उतना ही वेग कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और जितनी त्रिज्या कम होगी उतना ही वेग क्या होगा, कम होगा। यहाँ से ये चीज़ भी हमें पता लगती है। तो मैं समझता हूँ आपको सीमांत वेग के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। और भैया थोड़ा सा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। ओके, अभी आप लोग सोचते उल्टा, हम सब्सक्राइब करेंगे कि सर जी का फ़ायदा नहीं हो जाए। अबे भाई रे, मैं ये नहीं कहता, आपको एक तो नोटिफिकेशन पहले मिले, दूसरा बाहर में जाए सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं। आपको होना क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे जो ये वीडियो हैं इनसे हेल्प मिलनी चाहिए। ओके, और क्योंकि इस कोरोना काल में, महामारी में बच्चे स्कूल नहीं जा पाए तो उनके पास अभाव है, और इसी कारण मैं बना रहा हूँ कि बच्चों को सरल भाषा में समझ में आए। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय एवरीवन।